चलिए हम ये डिस्कस कर रहे थे। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। हाँ जी, एक बार ओएमआर शीट का सबको पता चल गया है? ओएमआर शीट कैसी है हमारी, कैसे भरनी है, सबको पता है? यस और नो? सबको पता है ओएमआर शीट कैसे भरनी है? यस मैम। चलो ओएमआर हाँ जी, ओएमआर का तो सबको पता है ना। फिर 7 क्वेश्चन तक कल हो गए थे। ये सारे क्वेश्चंस जो आप करते हैं ओएमआर पे जरूर प्रैक्टिस करिए, ताकि आपका एक मतलब आपको प्रैक्टिस होती रहे साथ के साथ कि पेपर वाले दिन कैसे करना है, और फिर एकदम से घबरा ना जाएं आप करते टाइम, या कंफ्यूजन कोई ना हो, और जो गलतियां आपकी रिपीट होती हैं वो आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कल 7 क्वेश्चन तक डिस्कस हो गया था। चलिए आगे आते हैं। 8th क्वेश्चन, वर्ष 1810 में किसके द्वारा। मैम हाँ जी, मैम क्वेश्चन 5 ही तक करवाया था मैम ने, 6 करवाया। 5th हो गया था। हाँ मैम 5th हो गया था अच्छा, और 6 करवाएंगे। हाँ, हीनता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? चलो आंसर जब तक अब देखते हैं, आपको आ गया ना तो कितना आता है आप लोगों को। शुरू से करते हैं, फटाफट फटाफट आंसर देना है सबने। ठीक है, कर्मचारी के अनुकूल कार्य परिवेश बनाने में के प्राथमिक लक्ष्य के साथ कार्य का अध्ययन करना क्या कहलाता है? मैम सुकार्की। सु, क्या कहलाता है? सुकार्की। सुकार्य की। ख बी है। ठीक है। हाल के वर्षों में नैदानिक पोषण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? मैम चिकित्सा पोषण आहार उपयोग उपचार। ऑप्शन चिन्ह उपचार को। चिकित्सीय पोषण उपचार, पंजीकृत यस आहार मैम। उपचार, आहार और पोषण उपचार। चिकित्सीय पोषण उपचार। चिकित्सीय पोषण उपचार, ठीक है। मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। नूतन एक उद्यमी बनना चाहते हैं, निम्न में से कौन से गुण उसमें होने आवश्यक हैं? आत्म प्रवर्तन आविष्कार करना। बाकी सारे क्या है? नेगेटिव पॉइंट्स है, तो कई बार हमें कंफ्यूजन होती है। तो बस इतना देखिए जहाँ पे भी है कि ऑड वन आउट, जो थोड़ा सा अलग सा आंसर है, यानी कि वो होगा आंसर। अगर सारे सिमिलर हैं और जो अलग है, यानी कि वो हमारा आंसर है। सब में नेगेटिव बात हो रही है, नवप्रवर्तक आविष्कार करना पॉजिटिव बात हो रही है, तो यानी ये वाला आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीयों में आहार के पिछले कुछ वर्ष आहार में कुछ वर्षों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हुए। इन आहार संबंधी परिवर्तनों से कौन से रोग हो सकते हैं? मैम मधुमेह। मधुमेह हो सकते हैं, क्योंकि ये कौन सी बीमारी है? दीर्घकालिक रोग है ये। हाँ, ये हमारे जीवन शैली से रिलेटेड रोग है। मलेरिया जो है वो हमारी जीवन शैली से नहीं है, दमा जो नहीं है, डेंगू नहीं है, पर मधुमेह जो है वो हमारे जीवन शैली से रिलेटेड है। ठीक है, और ये दीर्घकालिक रोग है। अगला है, हीनता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? चलिए बताइए, हीनता के लिए कौन सा होता है? ये ना हीनता इनकम्प्लीट है, ये है सूक्ष्म पोषक तत्वों की हीनता। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। भूख। हाँ, मैम तो इसका आंसर होगा छुपी छिपी भूख। भूख, आपके प्री बोर्ड में भी यही क्वेश्चन सेम आया था, तो आपका आएगा इसमें छिपी हुई भूख, हिडन हंगर। ठीक है, अगला है, 2 से 3 वर्ष के बीच के बच्चे के संदर्भ में कभी कभी किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? अब 2 से 3 साल का बच्चा होता है, किस में काउंट होता है? मैम शिशु। किस में होता है? 2 से 3 साल का बच्चा शिशु होता है? नो मैम नो। साल याद रखेंगे, 2 और 3। शिशु कितने साल का होता है? छोटा 1 साल का बच्चा होता है ना, तो 2 से 3 वाले को क्या कहेंगे? एक सेकेंड, ये
चलिए लेट ज्वाइन करते हैं। हाँ जी, सोचो 2 से 3 का क्या किस में आएगा? टोडलर आएगा, प्री स्कूल या विद्यालय पूर्व मैम बच्चा प्री आएगा, स्कूल प्री स्कूल विद्यालय पूर्व आएगा, नवजात शिशु आएगा, मैम नवजात शिशु आएगा। मैम नवजात शिशु कौन होता है? प्री स्कूल मैम प्री स्कूल हाँ आएगा। होगा, प्री स्कूल होगा। प्री स्कूल होगा। यस मैम। कोई बच्चा जो है अलग आंसर देना चाह रहा है, उसको लग रहा है कोई नो और मैम। है, क्योंकि देखो मैम ये वाला जो क्वेश्चन है आपका ये कंफ्यूजिंग है, ठीक है। मैम अब क इसमें शब्द का मतलब क्या होगा? हाँ मैम हाँ बोलो। मैम हमें टॉडलर लग रहा है। हाँ, टॉडलर सही आंसर है इसका, ठीक है। टॉडलर वाला जो आंसर होगा ये वाला इसका सही होगा। प्री स्कूल यानी कि बच्चा स्कूल के लिए तैयार हो रहा है, ठीक है। इसमें आपका यानी कि स्कूल जाने के लिए आपको पता है कोई हमारी ऐसा कोई सीमा नहीं है। हमने पढ़ा था ना कि स्कूल जाने के लिए हमारा कोई ऐसा कोई वो हमारा फिक्स रूल नहीं है। कई बार बच्चा 5 साल में भी स्कूल जा सकता है, कोई बच्चा 6 साल में भी स्कूल के लिए तैयारी कर सकता है, कोई बच्चा 3 साल के लिए भी कर सकता है, ठीक है। तो उसकी रेंज जो प्री स्कूलर वाली होती है वो हमारी थोड़ी बड़ी होती है। इसमें कितनी सिर्फ दी हुई है 2 से 3 साल का। अब इसमें इस साल में क्या होता है, बच्चे के हमने मेन चीज पढ़ी है कि कौन सी प्रवृत्ति होती है, फुदक कर चलने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, टॉडलर कहते हैं, ठीक है। तो ये टॉडलर जो होता है ना ये प्री स्कूल के अंदर ही आता है, ठीक है। अब ये वाला जो हमारा 2 में कंफ्यूजन है, हमारे प्री स्कूल भी आ सकता है, इसमें सेम रेंज है, और टॉडलर भी आ सकता है। और क्योंकि प्री स्कूल वाली जो आयु होती है वो हमें साफ साफ बताया गया है कि 3 साल तक का जरूरी नहीं है कि बच्चे को हम शुरू कर दें उसकी नर्सरी स्कूलिंग वगैरह, ठीक है। तो इसीलिए हमारी वो रेंज थोड़ी बड़ी होती है, इसीलिए हम किस में डालेंगे इसको, अगर हमारी रेंज छोटी है तो हम इसमें टॉडलर वाले में डालेंगे, ठीक है। क्लियर है? तो ये कंफ्यूजन वाला आंसर है। तो अगर आपको ऐसा कोई आंसर नजर आता है तो कोशिश करिए कि वो वाला हम अवॉइड करें, और जिसमें हमारे में 100% गारंटी हो वो वाला हम आंसर लिख कर आए। पर अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं आता तो हमें थोड़ा सा अपनी जजमेंट देखनी पड़ेगी कि हम इसमें दोनों में से कौन सा वाला यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो यस जहाँ पे मैम। अगर आपके पास स्कोप है अगर कोई ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को छोड़ने का तो वो जरूर छोड़ आना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप रिस्क ले रहे हो कि कौन सा वाला सही होगा कौन सा वाला गलत होगा, ठीक है। अगले पे आते हैं, 7वां, निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थों में रसायन संकट का उदाहरण नहीं है। रसायन मैम डी। संकट का उदाहरण नहीं है यानी बाकी 3 जो होंगे वो हमारे रसायन संकट होंगे। अब बताओ कौन सा मैम नहीं आएगा? डी। मैम डी। डी नहीं बाल और आएगा। टूटे हुए नाखून। हाँ मैम डी। हाँ, बाकी सारे क्या मैम है हमारे रसायन है, सिर्फ ये जो है यस ये मैम। हमारे रसायन नहीं है, तो यानी वही नहीं है। ऑड वन आउट जो अलग सा दिख रहा है वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगला है हमारा 8वां, वर्ष 1810 में किस द्वारा खाद्य पदार्थों को डिब्बा बंद करने की प्रक्रिया को विकसित किया गया? किसके द्वारा किया गया बताइए 1810 में? हम्म निकोलस किसने? एपर्ट। हाँ, निकोलस एपर्ट। क्योंकि डिब्बा बंद करने की विधि को हम क्या बोलते हैं? एपर्टाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एपर्टाइजेशन से नाम किसका आया? निकोलस एपर्ट। क्लियर है? ये चीज हमें ऐसे याद रखनी है कि इस विधि को बोलते क्या डिब्बा बंद को? एपर्टाइजेशन बोलते हैं। तो इसीलिए ये किसका नाम क्या हो गया? निकोलस एपर्ट। समझ आ गया? यस मैम। ठीक है। अगले पे आते हैं हम, 9वां प्रश्न है हमारा, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? अभी बताइए, तो बहुत इजी आंसर है, किसके द्वारा किया गया? एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, बुक किताबें आपकी एनसीईआरटी की होती हैं, ठीक है। यस मैम। और प्रारंभिक बाल्यावस्था में ज्यादातर जो आपका एनसीएफ वाला करिकुलम है वो एनसीईआरटी बहुत ही उसके स्ट्रिक्टनेस के साथ फॉलो करती है, तो इसका आंसर क्या आएगा? एनसीईआरटी, ठीक है। 10वां, अब एक तो और चीज आपने और किसी के बारे में अपने कोर्स में पढ़ा ही नहीं,
आपने किसके बारे में पढ़ा? सिर्फ एनसीईआरटी। तो अगर ऐसा कोई आंसर होता है जो आपने कभी सुना ही नहीं, क्योंकि आपने कभी कोर्स में पढ़ा ही नहीं, तो यानी कि जिसके बारे में हमने पढ़ा है वही आंसर हमारा होगा। ठीक है, तो इस तरीके के आंसर आपने ऐसे करने होते हैं। 10वां, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भारत सरकार द्वारा 2009 में पारित कौन से कानून को लागू करने में सहायता देती है? शिक्षा का अधिकार। हाँ, शिक्षा का अधिकार, क्योंकि बाकी जो है वो इसमें नहीं आते हैं। ठीक है, हमारे किस में आते हैं? समान शिक्षा का अधिकार सबको मिलना चाहिए, इसीलिए जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जिन बच्चों का विद्यालय छूट जाता है पहले ही, उनको वापस स्कूल में एंट्री दी जाती है। समझ आ गया? यस मैम। ठीक है, अगला है 11वां प्रश्न। ऐसा, एक सेकेंड, ज्वाइन लेट कर रहे हैं बच्चे। इतनी लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो दीपिका? यस मैम। टाइम बताया था ना, सुबह सुबह मैसेज डाल दिया था इसीलिए। ऐसा विशेष, हाँ, सॉरी मैम, फोन अभी हुआ था इसलिए। ऐसे आगे से नहीं करना। आपकी रोज नॉर्मल आपको बताया गया है, क्लासेस आपकी पहले की तरह चलेंगी, कोई उसमें चेंजेस नहीं है। तो आप क्लास में टाइम पे पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे तो एब्सेंट मार्क हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, स्कूल की तरह ही ट्रीट करिए इस क्लास को भी। अगला, ऐसे विशिष्ट क्षेत्र जिसमें आधारभूत विज्ञान विषयों जैसे रसायन और भौतिकी, पाक कला, कृषि विज्ञान और सूक्ष्म विज्ञान के अनुप्रयोग शामिल है, क्या आएगा इसमें? खाद्य उत्पादन, खाद्य संसाधन, खाद्य विज्ञान, खाद्य प्रौद्योगिकी। क्या आएगा? खाद्य। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन आपका जरूर आएगा पेपर में, या तो उसमें खाद्य उत्पादन की परिभाषा दी होगी, या खाद्य संसाधन की परिभाषा दी होगी, या खाद्य प्रौद्योगिकी की दी होगी। अब आपके वाले पेपर में किसकी आई थी? खाद्य प्रौद्योगिकी की आई थी, है ना? आई थी ना? और इसमें आपका खाद्य विज्ञान आया गया इवनिंग वाले में। तो हो सकता है प्री बोर्ड में खाद्य संसाधन या खाद्य उत्पादन आ जाए। तो हर एक की परिभाषा अच्छे से आनी चाहिए सब बच्चों को, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में परिभाषा सारी दी हुई है, अच्छे से ये सारी परिभाषा आपने याद करनी है। ठीक है, अगला है 12वां प्रश्न। आईएसआई निम्न में से किसका उदाहरण है? आईएसआई कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय, कंपनी, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय? कौन सा है? राष्ट्रीय मानक। अच्छा, राष्ट्रीय मान, अंतरराष्ट्रीय आईएसआई। हाँ मैम, राष्ट्रीय मानक। राष्ट्रीय मानक। अच्छा, ये कौन सा है? कंपल्सरी वाला है या वॉलंटरी वाला है? कंपल्सरी। जरूरी है ये वाला मानक लेना, या अपनी स्वैच्छिक है, अपनी इच्छा से कर सकते हैं? मैम जरूरी है। आईएसआई जरूरी है कि स्वैच्छिक है? स्वैच्छिक है। आईएसआई कौन सा है? स्वैच्छिक है। ठीक है, याद रखना है। सबसे मेन जरूरी कौन सा? अगर हम भोजन की उसमें बात करते हैं संदर्भ में, तो आईएसआई कौन सा है? स्वैच्छिक है, अपनी मर्जी से ले सकते हैं। बाकी के जो हमारा मेन कौन सा होता है, एफएसएसएआई, वो कौन सा है? वो हमारा कंपल्सरी में आता है, वो हमें जरूरी होता है लेना, उसके बिना आप कोई भी खाद्य पदार्थ बेच नहीं सकते। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, अगले पे आऊं? यस मैम। ठीक है, 13वां प्रश्न। एक व्यक्ति जिसके गुर्दे में पथरी है, उसे किस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए? कम मात्रा में प्रोटीन, कम मात्रा में वसा, अधिक मात्रा में रेशा, अधिक मात्रा में तरल पदार्थ। बताइए। गुर्दे में पथरी है, अब हम जब पथरी या गुर्दे की बात होती है, जब किडनी से रिलेटेड कोई भी चीज होती है, तो हमें दो चीज याद रखनी है कि हमें उस समय पर कौन सी नहीं करनी है ना, नहीं करनी है। तो उसमें आएगा आपका ज्यादा प्रोटीन नहीं लेना और ज्यादा तरल नहीं लेना, ये दो चीजें याद रखेंगे। ठीक है, गुर्दे की अगर आपकी बात आती है, लिख लीजिए कहीं पे भी, तो आपने ज्यादा प्रोटीन नहीं लेना और ज्यादा तरल नहीं लेना। अगर आपका यही अधिक मात्रा में तरल की जगह होता अधिक मात्रा में प्रोटीन, तो आप वो वाला टिक करके आते नहीं लेना। तो यानी लेना है, यानी कि आपने प्रोटीन कम लेना है, प्रोटीन जो वसा कम लेनी है, और आपने जो है तरल पदार्थ भी आपने कम लेने,
ये समझ आया? यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन चेंज हो जाता है कि कौन सा भोजन ग्रहण करना है, तो आप आंसर लिख के आएंगे कम मात्रा में प्रोटीन करना है और कम मात्रा में तरल पदार्थ करना है। याद रखेंगे। उल्टा आ रहा है कि ऐसा भोजन नहीं करना है, तो नहीं करना में आपका आएगा अधिक मात्रा में तरल नहीं करना है, अधिक मात्रा में प्रोटीन नहीं करना है। ये चीज याद रखेंगे गुर्दे के केस में। अगर आपका आपका क्वेश्चन क्या आएगा, अगर आपका क्वेश्चन आता है कि जो है किसी का वजन ज्यादा है, तो उसे अधिक मात्रा में क्या नहीं क्या करना है? अगर किसी का वजन ज्यादा है, मोटापे का शिकार है, तो उसे अधिक मात्रा में क्या नहीं करना है? अधिक मात्रा तरल पदार्थ नहीं लेना। नहीं, अगर उस किसी का वजन ज्यादा है तो उसे अधिक मात्रा में ऊर्जा नहीं लेनी। क्या बोल रहे हो? मैम अधिक मात्रा में उसे मैम वसा में हाँ, क्या क्या खाना होता है? वही देखो, मोटापा है, मोटापा यानी कि उसे कम करना है, मोटापा नहीं करना, क्योंकि नहीं तो उसको बाकी के हृदय रोग जैसी बीमारियां हो सकती हैं, तो इसीलिए ऊर्जा नहीं लेनी ज्यादा। तो अगर मोटापा है तो ऊर्जा नहीं लेनी या वसा नहीं लेनी ज्यादा, ठीक है। अगर जो है अगर किसी को हृदय रोग है तो भी सेम चीज करनी है, तब ऊर्जा नहीं, तब सिर्फ वसा नहीं लेनी है अधिक मात्रा में, ठीक है। क्लियर है ये चीज? किसी को मधुमेह है तो उसे अधिक मात्रा में चीनी नहीं लेनी है या अधिक मात्रा में ऊर्जा नहीं लेनी है। याद रहेगा? तो ये मेन बीमारियां जो आपकी आती है, हृदय रोग आता है, मधुमेह आता है, गुर्दे की समस्या आती है, ठीक है, और मोटापा आता है, वजन अधिक है वो आता है। तो ये आपने इसमें इस हिसाब से आंसर करना है। आपको चारों कंडीशन पता होनी चाहिए कि क्या लेना अलाउड होता है और क्या लेना अलाउड नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़े। यस मैम। ठीक है। ऐसा स्थान जहां कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों को हिरासती देखरेख में रखा जाता है। अब 18 वर्ष से कम है तो कहाँ रखेंगे? मैम बाल गृह में। बाल गृह। बाल गृह में बाल रखेंगे? गृह। गृह में। बाल तो है ही नहीं, वो किशोर है, नाम ही में क्या लिखा हुआ है? किशोर है। किशोर को बाल गृह में रखेंगे? विशेष गृह में। देखो आपके एनसीईआरटी में भी बाल / किशोर गृह था, ठीक है। तो अगर बाल / किशोर गृह होगा तो आएगा विशेष, और वो भी हम किस में रखते हैं? तो वो भी किस में रखते हैं हम? वो भी हम तब रखते हैं। हाँ, क्या बोला मैम आपने? चिल्ड्रंस होम जो होता है, चिल्ड्रंस होम में अपराधियों को नहीं रखा जाता, ठीक है। बाल गृह में अपराधी नहीं होते, वो उनको रखा जाता है जिनके साथ अपराध हुआ होता है, ठीक है। और विशेष गृह में किसको रखा जाता है? जो अपराध कर कर आते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं, ठीक है। याद रहेगा? अच्छा, SOS गांव में किसको रखते हैं? परित्यक्त बच्चे। हाँ हाँ, परित्यक्त, या तो बिछड़ जाते हैं या उनको छोड़ दिया जाता है, उनको कहाँ रखते हैं? SOS बाल गांव में, ठीक है। याद रखना, टर्म याद रखनी है, परित्यक्त बच्चे, ठीक है। अगले पे आऊं, 15वां। भोज्य पदार्थ में से उपस्थित नमी को सुखाकर भोजन को संरक्षित करना क्या कहलाता है? बताइए। निर्जलीकरण। हाँ, निर्जलीकरण। हाँ, निर्जलीकरण। क्योंकि मैम इसको अलग करते हैं। हाँ, देखो नाम ही है ना, नमी, नमी निकालना यानी निर्जलीकरण, अगर ठंडा करना यानी कि हिमीकरण, ठीक है। और अगर सूखी भाप देना यानी कि भूनना, और अगर पानी में पका रहे हैं तो उसे पकाना है। थोड़ा सा जल है तो उसे हम क्या कहेंगे? पकाना या उबालना, ठीक है। तो वो वाली विधि आ जाती है, ठीक है। अच्छा,
पाश्चीकरण किसने आविष्कार किया था? पाश्चीकरण का किसने किया था? पाश्चीकरण का आविष्कार लुई पास्चर ने, याद रखना है, ठीक है। जैसे निकोलस एपर्ट ने किसका लगाया था? डिब्बा बंद करना, तो पाश्चीकरण का किसने किया था? लुई पास्चर ने, ठीक है। तो वैज्ञानिक, हाँ, नाम याद रखना है, ठीक है। पाश्चीकरण कितने तापमान तक करते हैं हम? 62 से कम ताप, 62 से अधिक तापमान पर करते हैं, ठीक है। 62, ठीक है, याद रखना है। 62 से अधिक, हाँ, 62 से अलग अलग टेम्परेचर और टाइम की रेंज होती है, तो वो आपका क्वेश्चन आ सकता है कि कितने तापमान की रेंज तक हम पाश्चीकरण करते हैं। अगर 62 करेंगे तो हम आधा घंटा, अगर हम क्या करेंगे 72-73 के अराउंड करेंगे तो 15 सेकंड, ठीक है। और अगर 121 तक करेंगे तो हमें सिर्फ तो कुछ ही सेकंड तक मतलब 3 सेकंड तक हमारा होता है, बस हमें गुजारना होता है। तो ये हमारे पाश्चीकरण के अलग अलग समय और तापमान के वो होते हैं, रेंज होती है, ठीक है। अगले पे आते हैं हम। खाद्य गुणवत्ता के अंतर्गत आने वाले नकारात्मक गुण निम्नलिखित में से कौन से हैं? कौन से नकारात्मक गुण हैं, बताओ। इसमें से कौन सा नकारात्मक लग रहा है आपको खाद्य गुणवत्ता का? आप मिश्रण मैम, सुगंध। सुगंध, सुगंध क्या नकारात्मक है? मैम अपमिश्रण। अपमिश्रण का मतलब होता है मिलावट, ठीक है। रंग का मतलब तो रंग ही होता है। सुगंध का मतलब होता है खुशबू। बनावट का मतलब होता है टेक्सचर, कैसा दिख रहा है। तो नकारात्मक क्या है इसमें? सिर्फ एक ही है, कौन सा है? अपमिश्रण। यानी कि क्या कर रहे हैं? अपमिश्रण का मतलब क्या होता है? या तो जानबूझकर, या जब गलती से कोई भी ऐसी चीज हम डाल देते हैं किसी खाद्य पदार्थ में जो उसकी गुणवत्ता खराब कर देती है, उसे क्या कहते हैं? अपमिश्रण, ठीक है। रंग, सुगंध, बनावट, ये तो हम देखते हैं कि खाद्य गुणवत्ता कैसी है। रंग के आधार पर, सुगंध के आधार पर, बनावट के आधार पर हम चेक करते हैं कि खाद्य की गुणवत्ता, खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता कैसी है। समझ आया? यस मैम। ठीक है। अगला है, महिला मजदूरों की समस्या का निपटारा करने के लिए महिला प्रकोष्ठों की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई? बताओ। मजदूर है, नाम में मजदूर है, अब बताओ। देखो ये चीज कई बार हमें नहीं भी समझ आए तो हम कई बार कैसे ढूंढने पड़ता है हमें वर्ड। महिला मजदूर की समस्या है, तो मजदूरों से कौन डील करेगा? ग्रामीण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, रक्षा। श्रम। देखो ना, आंसर ही हमें मिल गया, हमें बस मजदूर वर्ड ढूंढना था। यहाँ हमने फोकस किया मजदूर को कौन कराता है, श्रम में आएगा वो। तो कौन कराएगा प्रकोष्ठों की स्थापना? श्रम मंत्रालय। सिंपल सी लॉजिक, हल्का सा लॉजिक लगाओ, आंसर वहीं पे मिल गया, ठीक है। आगे बढ़े। यस मैम। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? ठीक है, प्रैक्टिस करनी है इन्हीं सब क्वेश्चंस की ओएमआर शीट में। बेशक से आपको आंसर आते हो, चाहे 10 बार भी क्यों ना करी हो, ओएमआर शीट में जरूर प्रैक्टिस करना, तो उससे आपका हाथ भी सही सही रहेगा और आपको मतलब गलतियां कम होंगी पेपर का अटेम्प्ट करते समय, ठीक है। और सही तरीका करो, मतलब बाकी चाहे मान लो उन्होंने सब कुछ अलाउ कर भी दिया, पर कोशिश अपनी हमारी सबकी ये रहनी चाहिए कि हम पहले सबसे पहली बार में ही सही वाले तरीके से अटेम्प्ट करें, कि हमें करेक्शन करने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं पहले सेक्शन में, कितने छोड़ने हैं, कितने दूसरे में करने हैं, कितने छोड़ने हैं, कितने तीसरे में करने हैं, कितने छोड़ने हैं, किस तरीके के क्वेश्चन छोड़ने चाहिए और किस तरीके के क्वेश्चन नहीं छोड़ने बिल्कुल भी, वो चीज का ध्यान रखना, ठीक है। ऑपरेशन के तुरंत बाद तीव्र ज्वर में वमन या तीव्र अतिसार की स्थिति में रोगी को कैसा आहार दिया जाता है? अब ध्यान देंगे, पहला ऑपरेशन की बात करी गई है, दूसरे तीव्र ज्वर किया गया, और तीसरा वमन और तीव्र अतिसार। अब ऑपरेशन के तुरंत बाद किस प्रकार का आहार देते हैं? तैयार मृदु आहार। नहीं मैम, तरल आहार। पहली चीज ऑपरेशन का, एक मिनट म्यूट कर लो।
ऑपरेशन के तुरंत बाद आपको पता है सीधा ड्रिप लगाई जाती है, अंतःस्रावी भोजन देते हैं, पहली लाइन में ही आंसर मिल गया। अब अंतःस्रावी दे रहे हैं तो कैसा आहार जाएगा? तरल ही जाएगा। समझ आया? यस मैम। ठीक है। ऑपरेशन जस्ट हुआ है तुरंत बाद, यानी वो इंसान क्या है? बेहोश है। बेहोश है तो भोजन कैसा जा रहा है? तरल। भोजन जा रहा है अंतःस्रावी, अंतःस्रावी में कैसा जाएगा? तरल जाएगा। ठीक है। अब तीव्र ज्वर है, अब तीव्र ज्वर की एक और चीज बताते हैं। तीव्र ज्वर में हमें ऊर्जा अधिक देनी होती है, ये चीज याद रखना। तो यानी कि कौन चढ़ेगा? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज कैसा होता है? तरल होता है। ठीक है, समझ आया? यस मैम। और फिर है वमन और तीव्र अतिसार। अब तीव्र अतिसार में आप कोई भी अगर सॉलिड फूड भी दोगे तो उसमें रेशा जाएगा। रेशा हमें नहीं देना उस समय पर। तीव्र अतिसार में तब हम क्या देते हैं? तरल, वही ग्लूकोज ओआरएस का घोल, याद रखो। ठीक है, क्या देते हैं हम? ओआरएस और ग्लूकोज का घोल। तो वो भी क्या है? तरल। तीनों कंडीशन में हमारा अगर अकेले एक भी कंडीशन आती है तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या दिया जाता है और क्यों दिया जाता है। ठीक है, ऑपरेशन के तुरंत बाद अंतःस्रावी दिया जाता है तो तरल जाएगा। तीव्र ज्वर है, ग्लूकोज ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ गई तो ग्लूकोज चढ़ेगा, यानी कि वो भी तरल। वमन है और तीव्र अतिसार है, ओआरएस का घोल देना है, ठीक है, और ग्लूकोज देना है, वो भी तरल है। तीनों में क्या चीज आ रही है? तरल आहार। समझ आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अगला है 19वां। निम्नलिखित में से कौन सा अविकार्य खाद्य पदार्थ का उदाहरण है? तो हमारे पेपर में आया था अविकार्य कौन सा होता है, बताओ। मैम मास। मांस अविकार्य होता है? गेहूं। क्यों होता है? अविकार्य की क्या विशेषता? कितने महीने तक चलता है? मैम ये 1 से 2 साल तक चलता है। 1 साल तक मैक्सिमम चलता है। ठीक है, 1 साल तक की अवधि होती है, याद रखना है। ठीक है, कई महीनों से लेकर 1 साल तक वो चलता है हमारा अविकार्य। अब इसमें से अविकार्य कौन सा है? गेहूं। गेहूं है। ठीक है, टमाटर भी नहीं, टमाटर भी खराब हो जाता है, मांस भी खराब हो जाता है, अंडा भी खराब हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा रहेगा हमारा? गेहूं। गेहूं। भारत भारत सरकार द्वारा वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय नीति को किस वर्ष में अपनाया गया? ये आपका उसमें भी आया था, मैच दी फॉलोइंग वाले में भी आया था। मैम 1964 में। 1964 में राष्ट्रीय नीति आई थी। पहला एसओएस बालगाम आया था। राष्ट्रीय नीति कब आई थी? 1999। 1999 में। हाँ, 1999। सारे याद Yes, रखिए। ma'am. इस साल में क्या आया था, इस साल में दूसरे में क्या आया था, इसी में कब आया था। ठीक है, ये सब याद होना चाहिए। अब ये सारे सालों में याद रखे। 2005 में क्या आया था, 2014 में क्या आया, 1999 में क्या आया। ठीक है, अच्छा, ऐसे पदार्थ जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं, ये ऐसे निर्मित खाद्य उत्पाद हो सकते हैं जिसमें स्वास्थ्य लाभ के लिए विशिष्ट पदार्थ मिलाए जाते हैं। क्या आएगा इसमें? मैम पोषण औसत। पोषण औसत। हाँ, मैम ऐसे पदार्थ पोषण आ रहे हैं जहाँ अवयव आएंगे वो क्या होगा? पादप रसायन। समझ आया? जहाँ अवयव है वो क्या है? अवयव वो यानी कि तत्व हैं, वो भोजन में या पदार्थों में पाए जाने वाले तत्व हैं या अवयव हैं। ठीक है, जिनकी हमारे कोई क्रियाशीलता होती है, वो कौन होते हैं? पादप रसायन। चिकित्सीय खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? जो हम किसी बीमारी को क्या करने के लिए प्रयोग में लेकर आते हैं, क्यों लेके? बीमारी को कम करने के लिए। हाँ, तो हम उपचार के लिए नहीं करते, बीमारी का प्रबंधन करने के लिए जब हम डॉक्टर की सलाह से लेते हैं तो वो क्या कहते हैं? चिकित्सीय खाद्य पदार्थ। और तो ये वाला और पोषण औषध में क्या है? या तो ये निर्मित है या प्राकृतिक है, और इनके क्या है? स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। ये चीज याद रखना। ठीक है, अब निर्मित में भी क्या होगा तो? हेलो, आंसर क्या होगा 21 का? पोषण औषध
देखो अब पोषण औषध में ना जो ठीक है आपका एक और आपका पेपर था उसमें क्वेश्चन था निर्मित खाद्य पदार्थ जिसमें स्वास्थ्य लाभ के लिए विशिष्ट अवयव मिलाया जाए। पदार्थ की जगह वो ना कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे अवयव भी लिख देते हैं। ठीक है, तो वो भी आपका ये चीज नहीं कि अवयव नजर आ गया तो पादप रसायन कर आ गए, नहीं। अब ये क्या अवयव मिला रहे हैं, पर है क्या वो खाद्य पदार्थ ही है। तो जहां खाद्य पदार्थ की बात हो रही है वो पोषण औषध है, जहां अवयव की बात हो रही है वो भोजन के अंदर जो अवयव या तत्व है जो हमारे फायदा कर रहा है वो पादप रसायन है। ये चीज याद रखना, ठीक है। इसी जैसे एक पेपर में कल ही डिस्कस कर रही थी, तो उसमें यहाँ पे सेम पोषण औषध था पर यहाँ पे विशिष्ट पदार्थ की जगह विशिष्ट अवयव टर्म ली क्योंकि कंफ्यूज कर दिया उन्होंने। फिर उसमें क्या करने लग जाते हैं, अवयव देखते हैं तो हम क्या करके आते हैं, पादप रसायन। तो ये चीज याद रखनी है कि बात किसकी हो रही है। अब ये है यहाँ लिखा है ना साफ साफ खाद्य पदार्थ, ऐसे पदार्थ है ना, दो जगह पदार्थ ही लिखा है, यानी कि क्या है ये खाद्य पदार्थ, भोजन की बात हो रही है। पादप रसायन में भोजन में जो तत्व मिला होता है या अवयव होता है जो फायदा करता है हमें वो पादप रसायन होते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी अब? नो मैम। चलो अगला आ जाओ। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा में डिप्लोमा प्राप्त करने की न्यूनतम योग्यता क्या है? अब क्या है, डिप्लोमा है, सिर्फ डिप्लोमा। तो कितने साल में डिप्लोमा कर सकते हैं? 2 से ये मैम डिप्लोमा का ही क्या है, 2 से 2, 10 से 2। हाँ हम डिप्लोमा है वो 10 से 2 में कर सकते, यानी 10वीं या 12वीं, है ना। 10th या 10+2 12वीं के बाद भी कर सकते हैं। पर अगर यहाँ होता पीजी डिप्लोमा, सिर्फ ये डिप्लोमा के आगे क्या लिखा होता, पीजी, तो कितनी हो जाती, स्नातक, यानी ग्रेजुएशन। क्लियर है? अच्छा मैम ये कक्षा लिखी है 10 से 2। हाँ 10+2 12वीं। मुझे लगा इयर्स लिखा है। नहीं नहीं 10+2 या समकक्ष यानी इसके बराबर 12 तक पढ़ा है बच्चा। समझ आया? यस मैम। ठीक है, तो यानी कि अगर आपने प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में डिप्लोमा करना है तो आपको 12वीं पढ़ा होना चाहिए बस। अगर आपने इसमें पीजी डिप्लोमा करना है तो आपने स्नातक तक पढ़ाई करनी है। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अगले पे आ जाते हैं हम। यह गुणवत्ता आवश्यकता का एक अंतर्राष्ट्रीय संकेत चिन्ह है। यह किसी संस्थान के गुणवत्ता प्रबंधन से संबंधित होता है। बताओ गुणवत्ता किससे होगी, WTO, CAC, FPO या ISO 9000? अपनी क्लास में तो मैंने पढ़ाया हुआ ये अच्छे से रटवाया था कि गुणवत्ता, क्वालिटी एश्योरेंस, गुणवत्ता प्रबंधन किस में आता है? मैम 12th जी के बच्चे कोई है? मैम यस मैम। यस मैम। हाँ निकिता बोलो। मैम बी आईएसओ मैम। आईएसओ। हाँ गुड, ISO 9000। ठीक है, गुणवत्ता आश्वासन, क्वालिटी एश्योरेंस किस चीज का, सिर्फ खाद्य पदार्थों का नहीं, बाकी भी चीजों का, उपकरणों का, सब किस में आएगा, ISO 9000। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड याद रख लीजिए। WTO क्या है आपका, विश्व व्यापार संगठन। तो व्यापार संबंधी या बौद्धिक संपदा संबंधी कोई भी चीज का व्यापार आप कर रहे हो, कोई पदार्थ है या कोई बौद्धिक संपदा है, तो उसका अगर हम क्या कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वो किस में आएगा, WTO। और ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय है। अब ये जो है हमारा CAC सिर्फ खाद्य पदार्थों से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें बौद्धिक संपदा नहीं आती, सिर्फ क्या आता है, खाद्य पदार्थ। और ये भी क्या है, अंतरराष्ट्रीय मानक। पर ये किसके लिए यूज किया जाता है, राष्ट्रीय मानकों को बनाने के लिए। तो ये CAC हो गया। ISO क्या है, गुणवत्ता का आश्वासन देता है, और सिर्फ खाद्य पदार्थ ही नहीं बाकी उत्पाद भी आते हैं, और इसके साथ साथ इसमें भी बौद्धिक संपदा भी आती है। ठीक है, पर इसे व्यापार का लेना देना नहीं होता, ये मानक के लिए होता है, गुणवत्ता के लिए होता है। समझ आया?
चौथा एफपीओ। एफपीओ तो राष्ट्रीय है, मानक है, अंतरराष्ट्रीय है ही नहीं। और किस पे मिलता है ये एफपीओ? किस पे मिलता है एफपीओ? कौन बताएगा जल्दी, टाइम नहीं है, 5 मिनट बच्चे हैं क्लास ओवर होने में। SPO एफपीओ, एफपीओ मैम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हाँ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे, उससे बने हुए प्रोडक्ट्स पे, सिर्फ फल सब्जियों पे नहीं। आपको सेब के ऊपर एफपीओ नहीं मिलेगा, पर जहाँ पे सेब का जैम होगा, सेब की चटनी होगी या केचप होगी, वहां पे आपको एफपीओ मिलेगा। ठीक है, समझ आ गया? अगले पे आए। अब आ गया, अभी हमने हमने क्या पढ़ी थी? अभी जस्ट हमने पढ़ी थी ना कि राष्ट्रीय, कहाँ गई? वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय नीति 1999, है ना? अब युवा नीति आ गई। युवा नीति कब आई? 2014। यहीं पे आंसर मिल गया। 2014 में क्या आई थी? राष्ट्रीय युवा नीति। समझ आया? अब किस आयु वर्ग में आती है राष्ट्रीय युवा नीति? किस आयु वर्ग में आती है? 15 से 19 29 हाँ, 15 से 29 में आती है। ठीक है, अगले पे आते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थों के से प्राप्त प्रतिऑक्सी कारक का उदाहरण है? कौन सा है बताओ? ये तो हम पढ़ चुके हैं। इसमें से प्रतिऑक्सी कारक कौन सा है? पहले तो प्रतिऑक्सी कारक इसमें है 2। एक है विटामिन ई, चलो मैं आपको बता देती, ध्यान से सुनो। एक है विटामिन ई, दूसरा है बीटा कैरोटीन, ठीक है, और तीसरा इसमें सॉरी सेलेनियम भी है। ये तीनों प्रतिऑक्सी कारक है, तो ये याद रखेंगे, तीनों क्या है? प्रतिऑक्सी कारक है। पर निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थों से प्राप्त प्रतिऑक्सी कारक का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ट्रांस फैटी एसिड। हाँ, ट्रांस फैटी क्योंकि एसिड। जब तीनों है तो यही बचा मैम। हाँ, तो इसमें से कौन सा आया? ट्रांस फैटी एसिड, इसमें आया ट्रांस फैटी एसिड। ठीक है, अब कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? बीटा कैरोटीन कहाँ से प्राप्त होता है? बीटा कैरोटीन को और क्या बोलते हैं? विटामिन ए। क्या बोलते हैं? विटामिन। हाँ, ये याद रखना है सबने। बीटा कैरोटीन को और क्या बोलते हैं? विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए। अब ये विटामिन ए कहाँ से मिलता है? सबको पता है कहाँ से मिलता है? क्वेश्चन आया था आपके पेपर में। विटामिन ए का स्रोत बताओ कौन सा है? दूध से मिलता है विटामिन बीटा कैरोटीन? नहीं, ऑरेंज वाली सब्जियां या पीली सब्जियां या हरे पत्तेदार सब्जियां, 3 चीजों से मिलता है क्या? बीटा कैरोटीन या विटामिन ए। क्वेश्चन घूमकर आ सकता है आपके बोर्ड में कि बीटा कैरोटीन किस स्रोत बताइए, तो उसमें कौन से लिख कर आएंगे आप? नारंगी सब्जियां, ऑरेंज जैसे गाजर हो गई, पीले रंग की सब्जियां या फल जैसे पपीता हो गया या कद्दू हो गया, ठीक है, और हरे पत्तेदार सब्जियां यानी कि पालक हो गया, मेथी हो गया। ये सब में क्या मिलता है? बीटा कैरोटीन या फिर विटामिन ए। विटामिन ए अगर हमें सब्जियों से प्राप्त होता है तो हम उसे बीटा कैरोटीन कहते हैं। विटामिन ए अगर हमें जानवरों से या हमें पशुजन्य पदार्थों से, जैसे अभी आपने बोला ना दूध, दूध में विटामिन ए होगा पर उसे बीटा कैरोटीन नहीं, उसको रेटिनॉल बोलेंगे। याद रख लो, लिख लो कहीं पे, ठीक है। अंडे में होगा विटामिन ए पर उसको रेटिनॉल बोलेंगे, ठीक है। लिख लिया सबने? दोबारा बोलूं? ठीक है, दोनों याद रखेंगे। विटामिन ए 2 नाम है, एक है बीटा कैरोटीन जो हमें नारंगी, पीली और हरे पत्तेदार सब्जियों या फलों से मिलता है, और दूसरा नाम है रेटिनॉल जो हमें दूध या अंडे से मिलता है। ठीक है, अगला बताऊं विटामिन ई। यस मैम। विटामिन ई आपको नट्स में मिलता है या फिश में मिलता है, ठीक है।
नट्स यानी कि आपके अखरोट हो गया, बादाम हो गया, इस सब में क्या मिलेगा? विटामिन ई, जो कि क्या है? प्रतिऑक्सीकारक है। ठीक है, लिख लिया सबने विटामिन ई के स्रोत? क्वेश्चन आ सकता है। अगला है आपका मैम हाँ जी मैम बीटा कैरोटीन का एक बार बता दो। बीटा कैरोटीन लिखो, नारंगी फल और सब्जियां, उदाहरण गाजर। ठीक है, दूसरा पीले फल और सब्जियां, उदाहरण आपका पपीता। ठीक है, लिख लिया? यस मैम। और हरी पत्तेदार सब्जियां, उदाहरण पालक। ठीक है, अगला यस बोलूं? मैम। अब सेलेनियम किस में मिलता है? सेलेनियम मिलता है मछली में। ठीक है, किस में मिलता है? मछली। ठीक है, इसमें मिलता है, या आपके इसी में ही अखरोट वगैरह और बादाम वगैरह में मिलता है। ठीक है, सॉरी पिस्ता पिस्ता वगैरह में मिलता है। ठीक है, लिख लिया? अगला पर करूं? 2 मिनट बचे बस। अब निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय गांव में परंपरागत व्यवसाय नहीं है? चलिए बताइए कौन सा है, पहले ये बता दो। मैम है में तो मछली पालन है। मछली पालन है, ठीक है। मैम मछली मैम जो है हस्तशिल्प। हस्तशिल्प है, ठीक है। मैम और मैम कृषि भी है। कृषि है, ठीक है। और कृषि अब चलो, ये तो आपको आंसर पे चल गया, ओरिगेमी नहीं है। पर इसके अलावा जैसे आपका क्वेश्चन आया था टाइल बनाना, है ना? तो टाइल बनाना परंपरागत व्यवसाय है। ठीक है, समझ आया? कशीदाकारी है, ये सब किस में आते हैं? हस्तशिल्प में ही आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। चलो अगला, ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा। निशा और सुरेश एक बच्चा गोद लेना चाहते हैं, उन्हें भारत सरकार द्वारा बनाई गई उस संस्था का नाम बताएं जो गोद लेने की प्रक्रिया में को सुगम बनाती है। नाम बताओ चलो। अगर आपको चारों की फुल फॉर्म पता है, सीएसी की फुल फॉर्म क्या होती है? सीएसी की फुल फॉर्म क्या होती है? जल्दी बोलो, सीएसी की फुल फॉर्म क्या होती है? नहीं पता? कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, याद रखना है। ये किसके लिए होती है? अंतरराष्ट्रीय तथा सरकारी मानक। एसओएस बालगाम आपको पता है किसके लिए होता है? मैम छोटे बच्चे, अनाथ बच्चों के लिए होता है। परित्यक्त बच्चे, याद रखना है। ठीक है, एमडीएम क्या होता है? मिड डे मील, मध्याह्न भोजन योजना। अब बचा कौन सा? CARA। ठीक है, सेंट्रल नाम है उसका, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ठीक है, इंग्लिश में नाम याद रखेंगे, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। अडॉप्शन यानी कि बच्चे को गोद लेना। ठीक है, आ गया समझ? यस मैम। ठीक है, आज हम 27 क्वेश्चन तक कर रहे हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सब बच्चे टाइम पे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अभी ये वाला पेपर हमें पूरा डिस्कस करना है, और जितने क्वेश्चन करे हैं OMR में प्रैक्टिस करो, चाहे आंसर आते भी हो तो भी करो, नहीं आते तो चेक करो। जो टॉपिक में आंसर गलत हो रहे हैं, बैठिए और उसको टॉपिक को बैठकर पढ़िए। पूरा टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें से समझ आएगा क्वेश्चन क्या क्या निकल सकते हैं।
ठीक है, अब इतने तो प्रैक्टिस हम कर चुके हैं कि आपको आइडिया लग जाना चाहिए।